You have to apply professional skepticism for that. You have to apply professional skepticism for that. क्लियर है? तो देखना ये इंडिकेटर्स है, और भी इंडिकेटर्स एक बार आप रीड कर लोगे जो अपन ने डिस्कस किया है, उसके अलावा और भी हैं. फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, देन वी हैव ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, देन वी हैव अदर इंडिकेटर्स. अब देखना, प्रोसीजर्स की बात अपन बाद में करेंगे, पहले ना अपन रिपोर्टिंग की बात करते हैं. सुनो सुनो सुनो. तो ऐसे 570 के अंदर तुमको मेनली क्या करना है मेरे प्यारे? तुमको क्या करना है? तुमको ढूंढना है इंडिकेटर्स, यानी ढूंढो इंडिकेटर्स, ढूंढो इंडिकेटर्स. कौन से इंडिकेटर्स? कौन से इंडिकेटर्स दैट मे कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. दैट मे कास्ट a significant doubt on entity's ability to continue as going concern. ठीक है जी. अब मान लो आपको इंडिकेटर्स का पता चला, मान लो आपको इंडिकेटर्स का पता चला, दैट इज you have identified material uncertainty with reference to going concern या with respect to going concern. You have identified material uncertainties with respect to going concern. ठीक है जी. एक तो हो गया कि आपको इंडिकेटर्स का पता चला, यानी मेटल अनसर्टेनिटीज का पता चला विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न. या फिर ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात पता चले दैट इंडिकेट्स गोइंग कंसर्न assumption itself is inappropriate. आपको कोई ऐसी बात पता चले दैट इंडिकेट्स गोइंग कंसर्न assumption itself is inappropriate, कि भाई साहब जो गोइंग कंसर्न का assumption है वही गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता चलना ही नहीं चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनना ही नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल इंडिकेटर्स, आपको एक नहीं मल्टीपल इंडिकेटर्स मिला, 5-6 इंडिकेटर्स एक साथ मिल गए, कंपनी के प्रमोटर्स भी छोड़ छोड़ के चले गए, कंपनी लॉसेस में है, कंपनी के रेशियोज नेगेटिव हैं, कंपनी के सप्लायर्स ने माल देना बंद कर दिया. आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स का पता चला विदाउट एनी मिटिगेटरी फैक्टर. आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स का पता चला विदाउट एनी मिटिगेटरी फैक्टर, मतलब विदाउट एनी कंपेंसेटिंग फैक्टर. तो आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स का पता चला और कंपनी ने उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया है. तो तुम सोच के देखो यार, एक या दो चीज पता चलेगा तब तो तुम बोलेगा डाउट है गोइंग कंसर्न पे. लेकिन तुमको अगर पूरी कुंडली पता चल जाएगी, 5-6 मल्टीपल अनसर्टेनिटीज का पता चल जाएगा कि लॉसेस से सफर कर रहा है, रेशियोज भी एडवर्स है, क्रेडिटर्स ने भी लोन देने से मना कर दिया है, सप्लायर्स ने भी माल देने से मना कर दिया है. तो अगर तुमको मल्टीपल चीजों का पता चलेगा और कंपनी ने मान लो उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया, तो वो क्या दिखा रहा है? दैट गोइंग कंसर्न assumption इज इनअप्रोप्रिएट. वो क्या दिखा रहा है? गोइंग कंसर्न assumption इज इनअप्रोप्रिएट. मतलब तुमको ना दो बातों का पता चल सकता है. एक तो कुछ इंडिकेटर्स का पता चल सकता है दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. और तुमको कोई ऐसी बात भी पता चल सकती है दैट इंडिकेट्स दैट गोइंग कंसर्न assumption ही गलत है बॉस. गोइंग कंसर्न assumption ही गलत है. बताना दोनों में से ज्यादा मेजर चीज क्या है? बताना दोनों में से ज्यादा मेजर चीज क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, ये ज्यादा मेजर है,
या गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, ये ज्यादा मेजर है। तुमको दो चीजों का पता चल सकता है, या तो मेटल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, और या तो तुमको इस बारे में पता चलेगा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही गलत है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट। बताना दोनों दोनों में से ज्यादा मेजर चीज क्या है? टेल में ज्यादा मेजर कौन सा दोनों में से है? कमेंट करके बताओ भाई, ज्यादा मेजर कौन सा है? ब्रेक वगैरह चाहिए तो बता देना भाई। ऐसा काम मत करना कि क्लास के बीच में उठ के चले गए, हम तो ब्रेक लेके आते हैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। गोइंग कंसर्न assumption is inappropriate, obviously that is the more major thing। तो अब देखना यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो देयर इज material uncertainty तो यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक तो गोइंग कंसर्न assumption इज नॉट appropriate, और एक देयर इज ए material uncertainty with respect to going concern, right? अब दोनों को अपन दो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिस्क्लोजर्स गिवन बाय मैनेजमेंट एंड दूसरा इज डिस्क्लोजर्स नॉट गिवन बाय मैनेजमेंट। मतलब हमें पता चला कि देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, और मैनेजमेंट ने इस चीज का डिस्क्लोजर दिया है। मैनेजमेंट ने इस बात का डिस्क्लोजर दिया है। मैनेजमेंट ने ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खुद बता रखा है दैट देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। फॉर एग्जांपल, कंपनी के खिलाफ कोर्ट केस चालू है। आज तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट कल को कंपनी कोर्ट में हार भी सकती है, कंपनी का गोइंग कंसर्न में सवाल उठ भी सकता है। और कंपनी ने ऑलरेडी उस लिटिगेशन का डिस्क्लोजर दिया है प्रॉपर्ली, और बता रखा है कि दिस इज ए पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट अस एंड इफ वी लूज द केस आवर गोइंग कंसर्न माइट बी इन डेंजर। तो आपको मेटल अनसर्टेनिटी का पता चला, और कंपनी ने उसका डिस्क्लोजर ऑलरेडी दिया है, और दूसरा कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है। पहले बताना, अगर कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? अगर कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू अगर कंपनी ने मेटल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं दिया है, क्या करोगे? एडवर्स ओपिनियन नहीं देंगे यहाँ पे, हम देंगे क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स एज द केस में भी। यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन गारंटी के साथ देना सही नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट कंक्लूडिंग दी कि एजम्पशन पूरा ही गलत है। अनसर्टेनिटी था, वी आर नॉट श्योर कि उसकी वजह से कंपनी बंद हो गया होगा,
अनसर्टेनिटी था, उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो एडवर्स ओपिनियन देना सीधा सही नहीं है। क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स एज द केस में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी हैव टू डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मेटल अनसर्टेनिटीज आर देयर। तो क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स एज द केस में भी। अब ये दूसरा सिचुएशन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहां पे भी ये दो सिनारियो बनेगा, डिस्क्लोजर्स गिवन, डिस्क्लोजर्स नॉट गिवन। अब यहां पे अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया मैनेजमेंट ने, यहां पे आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवर्स जाए, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवर्स जाए, बिकॉज गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही इनअप्रोप्रिएट है और उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया। अब सर मेटल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग गोइंग कंसर्न, बट कंपनी ने डिस्क्लोजर्स दिया है, कंपनी ने डिस्क्लोजर्स दिया है। अब आप इन दिस सिचुएशन क्या करोगे बताओ, अब इन दिस सिचुएशन आप क्या करोगे बताओ, कमेंट करके बताओ कि अब हम क्या करें। कमेंट करके बताओ कि अब हम क्या करें। बताओ भाई, डिस्क्लोजर्स दिया कंपनी ने, अब हम क्या करें, कंपनी ने डिस्क्लोजर्स दिया है। बिल्कुल सही बोला। गोइंग कंसर्न पैरा में हम डिस्क्लोजर दे देंगे, हम गोइंग कंसर्न पैरा में डिस्क्लोजर दे देंगे। तो विल गिव ए डिस्क्लोजर इन द मुर्ग पैराग्राफ। प्यार से इसे मुर्गा पैराग्राफ भी बुलाता हूं मैं, मैंने नाम दिया हुआ है मुर्गा पैराग्राफ। मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी, यू नो, मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न एजम्पशन पैराग्राफ with reference to where the disclosure is given in the financial statement। तो बेसिकली आप उस फुट नोट का रेफरेंस भी देते हो, आप उस फुट नोट का रेफरेंस भी देते हो, आप उस फुट नोट का रेफरेंस देते हो कि रेफर टू द नोट नंबर सो एंड सो where the disclosure is given by the financial state, given by the management in the financial statements। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर्स दिया है, बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर्स दिया है, यहाँ क्या करोगे। इसका जवाब स्टैंडर्ड में दिया हुआ ही नहीं है, इसका जवाब स्टैंडर्ड में दिया हुआ ही नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ लॉजिकली, आप बताओ कि आप क्या करोगे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, मतलब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से। तो अब आप क्या करोगे बताओ, अब आप क्या करोगे। सोचो क्या करोगे, क्या करना चाहिए। इसका जवाब वैसे स्टैंडर्ड में दिया है नहीं, लॉजिकली आप बताओ क्या करना चाहिए। Going concern assumption is not appropriate and the disclosures is given। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन होगा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा।
आई थिंक ये तो सबको पता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा। इसके अलावा कहाँ डिस्क्लोजर दें? इसके अलावा कहाँ डिस्क्लोजर दें? कहाँ बताएं यूजर्स को? गोइंग कंसर्न पैरा में बता दें क्या? गोइंग कंसर्न पैरा में बता दें क्या? गोइंग कंसर्न पैरा में बता देते हैं, क्या बोलते हो? गोइंग कंसर्न पैरा में बता देते हैं, यस या नो कमेंट करके बताओ कि सर गोइंग कंसर्न पैरा में बता दें क्या? तुम लोग बताओ भाई। गोइंग कंसर्न पैरा में बता दें क्या? यस और नो, गोइंग कंसर्न पैरा में बता दें क्या? गोइंग कंसर्न पैरा में क्या बताते हो? अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, अनसर्टेनिटीज, मटेरियल अनसर्टेनिटीज। तो गोइंग कंसर्न पैरा में क्या बताते हो? मटेरियल अनसर्टेनिटीज दैट मे कास्ट ए डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी। यहाँ अनसर्टेनिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ अनसर्टेनिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आप कंक्लूड कर रहे हो कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है। मतलब गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ में तो डिस्क्लोजर नहीं जाएगा, लेकिन आपको यूजर्स को बताना तो चाहिए, हाईलाइट तो करना चाहिए। तो आप इसका डिस्क्लोजर कैम में दे सकते हो, बिकॉज सबसे सिग्निफिकेंट मैटर की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही बोला। डिस्क्लोजर आप कैम में दे सकते हो अगर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, और ईओएम में दे सकते हो अगर अनलिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो। तो आप एक बार गो थ्रू करो, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार नोट डाउन कर लो। आई एम जस्ट कमिंग। ये एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। लंबा ब्रेक नहीं है, छोटा सा ब्रेक है।
ओके, अभी ब्रेक के बाद किसने ज्वाइन किया मीटिंग? जिसने फर्स्ट हाफ मिस कर दिया अभी सीधा ब्रेक के बाद ज्वाइन किया? ओके चलो, अब खाली एक पोर्शन बाकी है स्टैंडर्ड में, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर्स। हमने इंडिकेटर्स देख लिए, हमने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, हमने रिपोर्टिंग देख लिया। अब क्या देखना है अपने को? ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर अगेन दो ही चीजें आती हैं, या तो रैप आता है या फैप आता है। तो सबसे पहले आप रैप क्या क्या परफॉर्म करोगे? आप सबसे पहले रैप क्या क्या परफॉर्म करोगे? व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स यू विल परफॉर्म अंडर एस 570 एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट? तो आपको रैप परफॉर्म करना है, मतलब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। अब अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, तो आपको उसके लिए उन इवेंट्स और कंडीशंस का पता लगाना होगा दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। एकदम सिंपल सी चीज है, राइट? तो आपको क्या करना है सर? आपको क्या करना है? अगर आपको रैप परफॉर्म करना है तो आपको उन इवेंट्स एंड कंडीशंस का पता लगाना होगा दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। तो सबसे पहले यही दिया हुआ है, व्हेन परफॉर्मिंग रैप एज रिक्वायर्ड बाय ऐसा 315, the auditor shall consider whether events or conditions exist that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern। अब सर इसके लिए सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है। बिकॉज गोइंग कंसर्न असेस करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। गोइंग कंसर्न असेस करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न असेस करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो इन डूइंग सो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो रैप परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे सबसे पहले बोला कि ऑडिटर उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को कंसीडर करेगा दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और दूसरा ये देखेगा भाई सब मैनेजमेंट ने अपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है कि नहीं किया, बिकॉज अल्टीमेटली असेसमेंट करना तो मैनेजमेंट का काम है। अब जब हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया कि नहीं किया, तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो सकता है, या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है। या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है। मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जाओ डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ। बताइए जरा क्या असेसमेंट किया आपने, बताइए जरा क्या असेसमेंट किया आपने, बताइए जरा असेसमेंट के वक्त आपको कुछ इवेंट्स एंड कंडीशंस का पता चला है क्या दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। मैंने बोला ना, ये जो स्टेटमेंट है टैग लाइन है स्टैंडर्ड का, भाई साहब बार बार यही देखने को मिलेगा। तो अगर असेसमेंट किया है मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट से जाइए डिस्कस कीजिए, जाइए मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए, असेसमेंट डिस्कस कीजिए, क्या असेसमेंट किया आपने। डिस्कस कीजिए कि क्या मैनेजमेंट ने उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया है क्या दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और साथ ही साथ डिटरमाइन कीजिए, इंक्वायर कीजिए कि व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। साथ ही साथ इंक्वायर कीजिए व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम, कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है उसे एड्रेस करने का। फॉर एग्जाम्पल आपने मैनेजमेंट से पूछा, अरे मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या तुमने असेसमेंट किया है? मैनेजमेंट बोला हाँ जी किया है। तो क्या तुमने इवेंट्स एंड कंडीशंस का तुम्हें कुछ पता चला? मैनेजमेंट ने बोला हाँ पता चला। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने बोला सर सप्लायर ने हमें माल देना बंद कर दिया है। तो अच्छा मैनेजमेंट, फिर तुमने क्या उसका कुछ किया? मैनेजमेंट बोलेगा हाँ हमने किया, हमने ऑल्टरनेटिव सप्लायर से बात कर ली है, वी आर इन टॉक विद द ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट तुम्हें बता रहा है कि बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया है। तो अरे भाई दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट दैट में कास्ट डाउट। तो तुम मैनेजमेंट से पूछोगे डू यू हैव एनी प्लान टू एड्रेस देम? मैनेजमेंट बोलेगा यस वी हैव अ प्लान टू एड्रेस देम, वी आर टॉकिंग विद ऑल्टरनेटिव क्रेडिटर्स फॉर द फंडिंग। तो इस तरीके से आप क्या करोगे सर? अगर गोइंग कंसर्न ने असेसमेंट किया है तो आप मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे भी आप बोल सकते हो डीडीआई करोगे, जिस तरीके से हमने ऐसे 560 में डीडीआई भरा था, यहाँ पे भी आप डीडीआई करोगे।
डीडीआई मतलब डिस्कस करोगे असेसमेंट विद द मैनेजमेंट, डी से डिटरमाइन करोगे वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड सच इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कास्ट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, और यहाँ पे आप एक इंक्वायरी वर्ड ऐड कर देना, दैट इंक्वायरी करोगे वेदर मैनेजमेंट हैज मेड प्रॉपर प्लान टू एड्रेस देम। दूसरा सिनेरियो क्या होगा सर? असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड, असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड, मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया। तब आप मैनेजमेंट से डिस्कस करना कि अरे भाई साहब आपने असेसमेंट नहीं करा तो आप गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस बेसिस में फॉलो कर रहे हो? तो आप मैनेजमेंट से क्या डिस्कस करोगे कि अगर आपने अभी तक गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं किया है तो आप जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो उसका बेसिस क्या है? तब ये डिस्कस करोगे। Auditor shall discuss with the management the basis for the intended use of going concern basis of accounting। और मैनेजमेंट से एक चीज इंक्वायर कर लेना, क्या इंक्वायर कर लेना? अरे मैनेजमेंट, भले ही तुमने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ना किया हो, बट क्या तुम्हें किसी ऐसे इवेंट एंड कंडीशन का पता है, क्या तुम्हें किसी ऐसे इवेंट एंड कंडीशन का पता है दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न? मतलब ये पॉइंट तो हर जगह आ गया भाई साहब। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है, वेरी गुड, टीडीआई कर लेना, डिस्कस कर लेना असेसमेंट विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन कर लेना वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड सच इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली में कास्ट आउट ऑन गोइंग कंसर्न, एंड इंक्वायर कर लेना अबाउट मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है तो असेसमेंट कैसे कैसे डिस्कस करोगे भाई साहब? तो आप डिस्कस करना मैनेजमेंट से द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। और एक बार इतना इंक्वायर कर लेना कि कोई कुछ इवेंट्स कंडीशंस का पता चला है क्या दैट में कास्ट आउट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और साथ में बोला हुआ है कि सर पूरे ऑडिट में अलर्ट रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके चलना। तो ये हो गया रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ऐसे 570 का रैप बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के रैप से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, वही पोर्शन आता है। बट यहां आप देखोगे तो रैप इज क्वाइट डिफरेंट, रैप इज क्वाइट यूनिक। उसके बाद अब आता है फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी अगर आपको इवेंट्स कंडीशंस का पता चल गया, अब आप क्या करोगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म क्या करोगे? रैप में तो आपका काम ही था इवेंट्स कंडीशंस का पता लगाना, तो उसके रिगार्डिंग अपन सोच रहे थे। बट अगर आपको इवेंट्स कंडीशंस का पता चल गया रैप परफॉर्म करके, अब आप क्या करोगे? अब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज अ मैटर अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो आपको अब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है इस चीज का कि वेदर और नॉट देयर इज अ मैटर अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। ठीक है जी, बिकॉज अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात हो रही है ना, फैप की बात हो रही है, तो साई वगैरह तो यहाँ पे आएगा कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेना है टू डिटरमाइन कि वेदर और नॉट देयर इज अ मैटर अनसर्टेनिटी दैट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले क्या बोला है? इफ इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as going concern, auditor shall obtain SAI, yani sufficient appropriate audit evidences to determine whether or not there is a material uncertainty that exists related to events or conditions that may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern। मैंने बोला था एंथम है स्टैंडर्ड का ये। कैसे करोगे भाई? कैसे एविडेंस लोगे? कैसे एविडेंस लोगे मैटेरियल अनसर्टेनिटी का? बोला बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटरी फैक्टर्स। मिटिगेटरी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कंपेंसेटिंग फैक्टर्स। मिटिगेटरी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कंपेंसेटरी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आपको एक इंडिकेटर मिला कि ऑर्गेनाइजेशन में एक आग लगी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस करा रखा था, तो वो इंश्योरेंस क्या हो गया? मिटिगेटरी फैक्टर हो गया। वो इंश्योरेंस क्या हो गया? मिटिगेटरी फैक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया, बट कंपनी ने दूसरे सप्लायर से बात कर लिया, तो टॉक विद अनदर सप्लायर इज ए मिटिगेटरी फैक्टर। तो अगर ऐसा है, मिटिगेटरी फैक्टर है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? कि गोइंग कंसर्न को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मतलब इंडिकेटर तो था, बट मिटिगेटरी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिकेटर तो था। जस्ट ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड।
तो इंडिकेटर तो था बॉस, या इंडिकेटर तो था, बट साथ ही साथ मिटिगेटरी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इंडिकेटर के साथ मिटिगेटरी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इवन दो देयर माइट बी इंडिकेटर बट द मेटल अनसर्टेनिटी कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न इज नॉट देयर। तो आपको वो चीज देखनी है कि मिटिगेटरी फैक्टर वगैरह है क्या, मिटिगेटरी फैक्टर वगैरह है क्या। अगर इंडिकेटर्स है और कुछ भी मिटिगेटरी फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब होता है कि देयर इज ए मेटल अनसर्टेनिटी दैट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। तो अगर आपको इवेंट्स कंडीशंस का पता चलता है दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, ऑडिटर क्या करेगा सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेगा टू डिटरमाइन वेदर और नॉट ए मेटल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट related to events or conditions that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as going concern by performing additional audit procedures and considering the mitigatory factors। अब additional audit procedures में सर यहाँ 5 चीजें आती हैं, 5 चीजें आती हैं। ये 5 चीजें कौन सी हैं आपको याद रखना ही होगा, उपाय नहीं है। 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने रैप में क्या देखा था, रैप में क्या था, 2 सिचुएशन था रैप में। हो सकता है मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया हो सकता है असेसमेंट ना किया हो, तो आपने दोनों सिचुएशंस के अंदर रैप परफॉर्म किया था। अब फैक्ट में आप क्या करोगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करोगे, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया था तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि असेसमेंट कर दे। तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई साहब अगर आपने अभी तक असेसमेंट नहीं किया, रैप परफॉर्म करते वक्त खाली आपने इतना देखा था कि असेसमेंट किया है नहीं किया है, लेकिन फैप में आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि अरे भाई असेसमेंट नहीं किया तूने अभी तक, कर दे यार, असेसमेंट कर दे। जब आप रिस्क असेस करते हो तो आप खाली इतना देखते हो बच्चे ने होमवर्क किया नहीं किया, लेकिन आगे चल के जब आप आगे बढ़ते हो तो बच्चे को बोलते हो, कुछ काटते हो कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, होमवर्क कर दे। तो उसी तरीके से आप जब यहाँ रिस्क असेस कर रहे थे तो आप खाली इतना देख रहे थे कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग आप इवेंट्स का पता लगा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे आप जब फैप परफॉर्म कर रहे हो, आप जब एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे टू डू द असेसमेंट। वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को टू डू द असेसमेंट। ठीक है जी, आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को टू डू द असेसमेंट। फिर आप क्या करोगे, आप इवेलुएट करोगे मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान फॉर एक्शन। एक चीज सोचो लॉजिकली, आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, इंडिकेटर्स, मतलब there are doubts that may cast a significant doubt on going concern, there are factors that may cast a significant doubt on going concern, metal uncertainty exists। तो मैनेजमेंट सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए कुछ तो एक्शन प्लान बनाएगा ना, मैनेजमेंट उस क्राइसिस से बचने के लिए, अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ तो प्लान बनाएगा ना, कि फॉर एग्जांपल एक सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया तो ऑल्टरनेटिव सप्लायर से माल लेना है, फंडिंग नहीं आ रहा तो फंडिंग कैसे रेज करनी है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही तो किस प्रकार से नए प्रोडक्ट्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मैनेजमेंट कुछ तो प्लान बनाएगा ना। आप इवेलुएट करोगे मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, आप इवेलुएट करोगे मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, और ये भी देखोगे जो प्लान है वो फिजिबल है कि नहीं, जो प्लान है वो फिजिबल है कि नहीं, ये हवा हवाई में प्लानिंग हो रही है, अनरियलिस्टिक प्लानिंग हो रही है। तो अगर मैनेजमेंट ने कुछ प्लान बनाया फ्यूचर एक्शन के लिए, आप इवैल्यूएट करना प्लान फिजिबल है कि नहीं, सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉसेस में है, मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है कि हम 500 करोड़ की एडिशनल फंडिंग लेंगे, मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है कि हम 500 करोड़ की एडिशनल फंडिंग लेंगे, तो भाई साहब आप इवैल्यूएट कर लेना प्लान फिजिबल भी है कि नहीं। पता चला कंपनी मार्केट में बदनाम होकर रखी है, 500 करोड़ का फंडिंग कौन देगा, 50 करोड़ का फंडिंग में नहीं मिलने वाला, और कंपनी प्लान बना रही है कि 500 करोड़ का फंडिंग ले लेंगे। तो आप ये इवैल्यूएट करके चलना, आप ये इवैल्यूएट करके चलना कि मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाया फ्यूचर एक्शन के लिए वो फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। ओके सर, और देखना साथ ही साथ मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर भी ले लेना, साथ ही साथ मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर भी ले लेना रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान। तो यहाँ पे ना पॉइंट का सिक्वेंसिंग में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया था, आपने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया यार कर दो असेसमेंट, क्यों नखरा दिखाते हो भाई, कर दे असेसमेंट। फिर आपने मैनेजमेंट का प्लान इवैल्यूएट किया फिजिबल है कि नहीं है, और अब आप मैनेजमेंट से एक डब्ल्यू आर ले लेना कि आपका प्लान फिजिबल है, हमें लिख के दे दो, आपका प्लान फिजिबल है, हमें लिख के दे दो। उसके बाद आप क्या करना, अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है,
कैश फ्लो फोरकास्ट एंटिटी नॉर्मली बनाता है ऐसे सिचुएशंस में कि आगे चल के उनके क्या प्रोजेक्शन है कि फ्यूचर में वो कितना कमा लेगा। तो अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, आप इस कैश फ्लो फोरकास्ट का एनालिसिस करें। अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, आप इस कैश फ्लो फोरकास्ट का एनालिसिस करना। अच्छा सर, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में क्या करेंगे? बोला आप इवेलुएट करना कि जो भी डाटा मैनेजमेंट ने यूज किया है फोरकास्ट बनाने के लिए, जो भी डाटा मैनेजमेंट ने यूज किया है फोरकास्ट बनाने के लिए, वो डाटा रिलायबल है कि नहीं है। तो आप रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को इवेलुएट करना। आप रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को इवेलुएट करना कि जो भी डाटा मैनेजमेंट ने यूज किया है, जो भी डाटा मैनेजमेंट ने यूज किया है किस चीज के लिए? फोरकास्ट बनाने के लिए, वो डाटा रिलायबल है कि नहीं है। और दूसरा, फोरकास्ट बनाने के लिए जो भी अजम्पशंस मैनेजमेंट ने लिए हैं, ये अजम्पशंस रिजनेबल हैं कि नहीं है। whether there is the adequate support for the assumptions, whether there is a adequate support for the assumptions। ठीक है जी। इस पॉइंट से ना अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पॉइंट से ना अलग से एमसीक्यू भी आ जाता है। वो आपसे पूछता है कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से आप ऑडिट कर रहे हो, एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, बताओ एंटिटी के कैश फ्लो फोरकास्ट में आप क्या एग्जामिन करोगे या क्या इनकरेक्ट प्रोसीजर होएगा। तो याद रखना, कैश फ्लो फोरकास्ट के रिगार्डिंग में आप दो चीजें देखते हो, आप इवेलुएट करते हो डाटा की रिलायबिलिटी, आप देखते हो असम्पशंस बराबर है कि नहीं है। तो 4 पॉइंट्स हो गए सर। 4 पॉइंट्स कौन से हो गए? सबसे पहले, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे टू डू द असेसमेंट। दूसरा, इवैल्यूएट करोगे मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन प्लान, देखोगे प्लान फिजिबल है कि नहीं है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे WR की प्लान फिजिबल है। और अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, आप फोरकास्ट का एनालिसिस करोगे, दो चीजें एनालाइज करोगे। एक, इवैल्यूएट करोगे कि फोरकास्ट बनाने में जो भी डाटा यूज हुआ है वो रिलायबल है कि नहीं है। और दूसरा, इवैल्यूएट करोगे कि जो भी अजम्पशंस यूज किए गए हैं फोरकास्ट बनाने के लिए, तो वो अजम्पशंस प्रॉपर हैं कि नहीं है। और फाइनली 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 एक लास्ट पॉइंट आता है, कंसिडर वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और असेसमेंट इंफॉर्मेशन have become available, consider whether any additional facts or information have become available since the date on which management made the assessment, since the date on which management made the assessment। मान लो सर, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया 15 अप्रैल को, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया 15 अप्रैल को, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो 15 मई को, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो 15 मई को। तो सर ये जो 1 महीने का गैप है, ये जो 1 महीने का गैप है, हो सकता है इसमें कोई ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन सामने निकल के आया हो जिससे गोइंग कंसर्न का असेसमेंट अफेक्ट हो जाए। हो सकता है कंपनी 25 अप्रैल को एक कोर्ट केस हार गई, कंपनी ने असेसमेंट कब किया? 15 अप्रैल को किया। हो सकता है 25 अप्रैल को एक कोर्ट केस का हियरिंग था, 25 अप्रैल को कोई कंपनी कोर्ट केस हार गई, या हो सकता है 25 अप्रैल को कोई कोर्ट का नोटिस आ गया। तो consider whether any additional facts or information have become available since the date on which management made its assessment। ध्यान से देखना होता है बेटा। वो पूछ लेता है which of the following is the incorrect statement, और उसमें एक ऑप्शन दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। Consider when any additional facts or information have been become available, consider whether any additional facts or informations have become available, राइट। और फिर वो आपको कुछ और दे देगा, सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट हैज मेड इट्स असेसमेंट की जगह कुछ और दे देगा। मान लो ऐसा दे देगा, सिंस द डेट ऑन विच ऑडिटर मेड द असेसमेंट। तो इस तरीके से वो आपको कुछ दे देगा। 80% ऑप्शन आपको रीड करके लगेगा सही है, वहां पे वो एक दो वर्ड चेंज कर देगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो कंसिडरिंग वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट। ओके सर। तो ये हो गया एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। 5 पॉइंट्स हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। जब भी आपको इवेंट्स और कंडीशंस का पता चलेगा, जब भी आपको इवेंट्स और कंडीशंस का पता चलेगा, बोला कि एग्जांपल्स दीजिए ऑडिट प्रोसीजर्स का कि उस वक्त आप क्या परफॉर्म करोगे। एग्जांपल्स दीजिए ऑडिट प्रोसीजर्स का कि आप उस वक्त क्या परफॉर्म करोगे। ठीक है, एग्जांपल्स दीजिए ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या परफॉर्म करोगे। देखो बेटा, रटना तो पड़ेगा ही, उपाय नहीं है, रटना तो पड़ेगा ही, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द स्पेसिफिक पॉइंट्स। अगर वो आपसे पूछ रहा है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, तो आपने ये 5 पॉइंट लिखना है। अगर वो आपको पूछ रहा है एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड,
तब आपको ये सारी चीजें बतानी है। इसी एरिया से इस बार एमसीक्यू आया था, इसी एरिया से इस बार एमसीक्यू आया था। मतलब एक इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर दे दिया था, एक इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर दे दिया था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर। अब याद कैसे करोगे? देखो एकदम सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। बेटा एकदम सिंपल सी चीज है, कैसे याद करोगे? ऐसे 560 का एक पॉइंट, या फिर मैं बोलूंगा ऐसे 560 के 3 पॉइंट, ऐसे 560 के 3 पॉइंट प्लस ऐसे 501, प्लस ऐसे 501 का एक पॉइंट, ऐसे 560 के 3 पॉइंट प्लस ऐसे 501 का एक पॉइंट, 4 पॉइंट तो यही हो जाएंगे, 4 पॉइंट तो यही हो जाएंगे। और फिर कुछ ऐसे 570 के पॉइंट्स भी होंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले ऐसे 560 के 3 पॉइंट्स बोला मैंने, तो ऐसे 560 के 3 पॉइंट्स कौन से हैं भाई, देखते हैं। एक तो पता नहीं ये टैब को क्या हो गया आजकल, बड़ा ही हैंग कर रहा है ये। या तो ऐसे 560 के 3 पॉइंट्स बेटा सीक्वेंस मार्क कर लेना, इसको पॉइंट नंबर 1 बना देना। क्या दिया हुआ है देखना। Perform audit procedures regarding subsequent events to identify those that can mitigate or otherwise affect the entity's ability to continue as going concern। बोला सर अपना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो। आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लगाओ, बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से भी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का एक पॉइंट। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट वाले स्टैंडर्ड में जब हमने प्रोसीजर्स देखे थे, तो हमने कौन से प्रोसीजर्स देखे थे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखा था कि रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो देखना रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उसके अलावा हमने क्या देखा था? रीड द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, ये वाला पॉइंट आ गया। एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हो गए अपने ऐसे 560 के 3 पॉइंट्स। सबसे पहले परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, दूसरा रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और तीसरा रीड द लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपना ऐसा 560 का 3 पॉइंट्स हो गया। पहला परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, दूसरा रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और तीसरा एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मैंने क्या बोला? 501 का एक पॉइंट। 501 का स्टैंडर्ड क्या था? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। उसमें से कौन सा एरिया है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है? सोचो, इन्वेंट्री वाला एरिया अफेक्ट कर सकता है, या लिटिगेशन वाला एरिया अफेक्ट कर सकता है, या सेगमेंट इंफॉर्मेशन वाला एरिया अफेक्ट कर सकता है? गोइंग कंसर्न को कौन सा एरिया अफेक्ट कर सकता है सर? तो सोचो गोइंग कंसर्न को
कौन सा एरिया अफेक्ट कर सकता है? इन्वेंट्री, लिटिगेशंस या क्लेम्स? आई थिंक लिटिगेशंस, पता चल रहा है लिटिगेशंस। तो लिटिगेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने क्या किया था? इंक्वायरी फ्रॉम द लीगल काउंसिल। तो देखना ये सेम पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंक्वायरी ऑफ द एंटिटीज लीगल काउंसिल रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। तो 4 पॉइंट तो यही हो गया। 560 के 3 पॉइंट, 501 का 1 पॉइंट। और फिर आप देखोगे 570 वाले पॉइंट्स, जैसे एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट, कि जो भी कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह है वो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लीजिए। कुछ भी डिबेंचर्स के एग्रीमेंट वगैरह है तो उसको रीड कर लीजिए। मतलब अब एक बार गो थ्रू कर लोगे। ये 5 पॉइंट तो आई थिंक आपको इजिली याद रहेगा। 560 का 3 पॉइंट, 501 का 1 पॉइंट और एक कैश फ्लो फोरकास्ट वाला 570 का पॉइंट। तो 560 के 3 पॉइंट, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिव्यू द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा 501 का 1 पॉइंट, दैट इज इंक्वायर ऑफ द एंटिटीज लीगल काउंसिल रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। एंड साथ ही साथ कैश फ्लो फोरकास्ट का 1 पॉइंट, कैश फ्लो फोरकास्ट का 1 पॉइंट। फिर उसके अलावा मटेरियल अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो मूर्ख पैराग्राफ के बारे में एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है। When the auditor concludes that use of going concern assumption is appropriate in the circumstances but material uncertainty exists, तो ऑडिटर क्या करता है सर उस सिचुएशन में? डिटरमाइन करता है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है क्या। अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है तो ऑडिटर उसे मूर्ख पैराग्राफ में डिस्क्लोज कर देता है। If adequate disclosure is made in the financial statement, auditor क्या देगा? Unmodified opinion देगा। And auditor's report shall include a separate section under the heading material uncertainty relating to going concern, to draw attention to the note in the financial statements and state that these events or conditions indicate that the material uncertainty exists and that may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, साथ ही साथ मूर्ख पैराग्राफ में जब आप ड्राफ्टिंग करोगे लास्ट में एक स्टेटमेंट आता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर। तो आप जब भी मूर्ख पैराग्राफ इंक्लूड करोगे, और मूर्ख पैराग्राफ के अंदर 2 बातें याद रखना। एक तो आप अटेंशन ड्रॉ करोगे टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो आप अटेंशन ड्रॉ करोगे टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा आप लास्ट में एक सेंटेंस मेंशन कर दोगे दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर। तो लास्ट में आप ये सेंटेंस दे दोगे दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर। क्लियर है? उसके बाद ऑलरेडी ये सारा रिपोर्टिंग अपन ने देख लिया है। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। What shall be the manner of reporting under say 570 in audits financial year 17-18, where use of going concern basis of accounting is appropriate, but a material uncertainty exists and adequate disclosure is made in the financial statements। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को मूर्ख पैराग्राफ का डिस्क्लोजर दिखाना है कि आप मूर्ख पैराग्राफ में किस तरीके से डिस्क्लोजर दोगे। तो इन द गिवन सिचुएशन द सेक्शन मैनेजमेंट material uncertainty relating to going concern may be included in the below cited manner। मैंने क्या बोला था? 2 चीजें ध्यान रखना इस पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले आप अटेंशन ड्रॉ करोगे टू द नोट नंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द कंपनी हैज गिवन द डिस्क्लोजर। तो वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which indicates that the company incurred a net loss of जो भी अमाउंट है during the year ended, as indicated that a material uncertainty exists that may cast a significant doubt on going concern, our opinion is not modified in respect of this matter। Our opinion is not modified in respect of this matter। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, बट इट्स ए वेरी सुपर क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आर एंड कंपनी इज द स्टैट ऑडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड for the financial year ended on 31st March 2014. As Limited had disclosed in the notes, note number X, the State Pollution Control Board had ordered the closure of company's only manufacturing plant on the ground that it is environmentally damaging, which the company had challenged in a lawsuit
Pending the outcome of the lawsuit, the financial statements are prepared on a going concern basis. Further, the outcome of the lawsuit, pending the outcome of the lawsuit, the financial statements are prepared on going concern basis. Further, the financial statements prepared by the management of S Limited includes financial statement of certain branches which are audited by the other auditors. What are the reporting responsibilities of R&D company? तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल डायमेंशंस की बात की है. सबसे पहले तो सर गोइंग कंसर्न का हिंट दिया, सबसे पहले गोइंग कंसर्न का तर्का दिया है. गोइंग कंसर्न का तर्का कहां पे दिया है? That they have mentioned that the State Pollution Control Board had ordered the closure of company's only manufacturing plant on the ground that it is environmentally damaging. तो सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न का तर्का दिया है, तो आपको ऐसे 570 के हिसाब से एसेस करना होगा कि जो भी गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर किया है कि नहीं. और क्योंकि क्वेश्चन में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, तो आपको ऐसे 570 की जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है आपको उसके बारे में बातें करनी होगी. तो अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है तो इन दैट सिचुएशन आप मुर्ग पैराग्राफ में डिस्क्लोजर दे दोगे. अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू कर दोगे. तो आपको वो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें करनी होगी, बिकॉज क्वेश्चन में ना रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछा है. उसके अलावा क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोला है दैट फर्दर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स certain branches which are audited by another auditors. इसका मतलब सर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ कंपोनेंट्स का ऑडिट कोई और कर रहे हैं. यानी ऐसा 600 का तर्का लग गया. हमें ऐसा 600 को भी कंसिडर करके चलना है. कि रिपोर्टिंग करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि देयर आर कंपोनेंट्स जिसके रिस्पेक्ट पे हमें बाकी ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा एंड वील हैव टू यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स गिवन इन ऐसे 600. तो ऐसे 600 का भी तर्का लग जाएगा. तो ऐसे 570 हो गया, ऐसे 600 हो गया, ऐसे 570 हो गया, ऐसे 600 हो गया. उसके अलावा चाहो तो क्योंकि ब्रांच ऑडिटर की बात हो रही है, अगर याद आ जाए बिकॉज डाइसी है, शायद ही आपको याद आएगा, तो आप 143 सबसेक्शन 8 का भी रेफरेंस दे सकते हो. तो अगर याद आ जाए तो आप यहां पे 143 सबसेक्शन 8 का भी रेफरेंस दे सकते हो. ठीक है. और सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 के अंदर वो ब्रांच ऑडिटर को रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना होता है, आप उसे कंसिडर करते हो, उस चीज का भी रेफरेंस दे सकते हो. और क्योंकि यहाँ पे ना मेन दो स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं. ऐसे 570 लग रहा, 600 लग रहा. यहाँ पे मेनली दो स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, 570 लग रहा, 600 लग रहा. आपको मेन मार्क्स इन दो के मिलने वाले हैं. चाहो तो एज एडिशनल रेफरेंस ऐसे 620 का रेफरेंस दे सकते हो कि आप चाहो तो एक्सपर्ट के काम को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है, ये है वो है. तो दोज एरियाज आर समथिंग जो आपके एक्सपर्टाइज में नहीं होता. तो चाहो तो एक्सपर्ट रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हो बिकॉज इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर दिया है. तो पार्टिकुलरली ये आपके एक्सपर्टाइज के बाहर है. सो आप ऐसे 620 को भी रेफर कर सकते हो, एडिशनल रेफरेंस के तौर पे दे सकते हो, बट मेनली ऐसे 570 एंड ऐसे 600 इनका ध्यान रख के चलना है. अगला क्वेश्चन, एबीसी कंपनी फाइल से लॉ सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर 5 करोड़. एबीसी कंपनी फाइल से लॉ सूट अगेंस्ट द अनलकी कंपनी फॉर 5 करोड़. Attorney of unlucky company feels that the suit is without merit. So unlucky company merely discloses the existence of lawsuit in the notes accompanying its financial statement. As a auditor of unlucky company, how do you deal with this? तो सिंपल सी चीज है यार. एक लॉ सूट फाइल हुआ अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर 5 CR. कंपनी को लग रहा है कि यार इट इज विदाउट मैरिट, तो सिर्फ डिस्क्लोजर कर दिया कि हाँ भाई ऐसा सा लॉ सूट है. तो सिर्फ डिस्क्लोजर देने से होगा कि लॉ सूट एग्जिस्ट करता है, या कंपनी को प्रोविजन भी बना के चलना चाहिए, या कंपनी को इस चीज का प्रोविजन भी बना के चलना चाहिए, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के चलना चाहिए एज पर इंड AS 37. बताओ, सिर्फ डिस्क्लोजर देना काफी है कि हमारे खिलाफ केस चल रहा है, या फिर इसका प्रोविजन भी बना के चलना चाहिए? तो इसका प्रोविजन भी बना के चलना चाहिए, इंड AS 37. तो अगर कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया है और उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर दोगे. तो ऑडिटर शुड एंश्योर वेदर प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हैज बीन मेड एज पर AS 29/Ind AS 37.
As per ऐसे 570 going concern, there are certain examples of events or conditions that individually or collectively may cast significant doubt about going concern assumption. तो याद करना, कंपनी के खिलाफ केस पेंडिंग है, पेंडिंग लिटिगेशन, दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द अदर इंडिकेटर्स, दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अदर इंडिकेटर्स, यहाँ पेंडिंग लिटिगेशन के पॉइंट आ रहा था. If the auditor finds the uncertainty, he may request the management to adjust the sum of 5 lakhs by making provision. If the management does not make the provision, auditor should qualify the report. और क्यों की बात हो रही है पेंडिंग लिटिगेशन की, क्यों की बात हो रही है पेंडिंग लिटिगेशन की, तो याद रखना, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेंडिंग लिटिगेशन, तो याद रखना सर, पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पेंडिंग लिटिगेशन का डिस्क्लोजर देते थे. हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पेंडिंग लिटिगेशन का डिस्क्लोजर देते थे एज पर रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स. 143 सबसेक्शन 3 रैड विथ रूल 11. दीपिका पादुकोण कर गई सबको मैड, दीपिका पादुकोण कर गई सबको मैड. तो पी से पेंडिंग लिटिगेशन था, याद करो, पी से पेंडिंग लिटिगेशन था, पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में रिपोर्टिंग करना होता था. तो अगर पेंडिंग लिटिगेशन की बात आ रही है तो अपने को 143 सबसेक्शन 3 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी. अगर पेंडिंग लिटिगेशन की बात आ रही है अपने को 143 सबसेक्शन 3 में भी रिपोर्टिंग करनी है. सर ये चीज मेरे दिमाग में तो नहीं आया सर, हमारे दिमाग में नहीं आया सर, आपके दिमाग में कैसे आ गया? बिकॉज भाई मैंने बहुत बार किया है, तुमने अभी तक एक बार भी ढंग से नहीं किया है. तो तुम लोग भी जब 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, मल्टीपल बार करोगे, मल्टीपल बार उस चीज को रेफर करोगे, अरे यार 143 में ये था, यहाँ ये है, तब जाके तुम उस पोजीशन में आओगे कि यार तुम उस चीज को कोरिलेट कर सको. तो अपने आप को डिस्करेज मत करना कि यार मैं रेफर नहीं कर पा रहा, बिकॉज एक बार में नहीं होगा. तुम सोचोगे एक बार में हो जाए, तो एक बार में नहीं होगा. ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देख रहे फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. एक क्वेश्चन अपन और देख रहे फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. तो देखना, ये क्वेश्चन अपन क्वेश्चन बैंक से देख रहे हैं. जॉय लिमिटेड is an entertaining company which runs a circus and travels around the country to entertain the masses. The circus began losing its popularity over the last few years, and attendance has reportedly dropped as much as 75% in the current financial year. Animal rights activities continuously targeted the circus for the use of animal creatures like elephants in the show. तो भाई साहब, पहले तो बोला कि यार अटेंडेंस 75% से ड्रॉप हो गया है, फिर बोला कि एनिमल राइट एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे हैं, फिर बोला कि सीईओ नोटेड दैट द ऑडियंस सीम टू बी अबंडनिंग द सर्कस ड्यू टू एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंडिंग एंटरटेनमेंट ऑप्शंस. ये भी एक मतलब ये सारी चीजें इंडिकेटर्स लग रही हैं. फिर बोला गया कि हाई कॉस्ट ऑफ मूविंग द शो फ्रॉम सिटी टू सिटी इवेंचुअली मेड द बिजनेस मॉडल अनटेनेबल. As the result, many KMPs of the company left the company. There was delay in the payment of wages and salaries, and the bank from whom the company has taken funds also decided not to extend further finance. When discussed with the management, the stat auditors understood that the management had no action plan to mitigate such circumstances. That is, the use of going concern assumption is inappropriate. Further, all the circumstances were not reflected in the financial statements. What course of action should the stat auditor take? तो भाई साहब, अपने को ऐसे 570 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेना होता है, कंक्लूड करना पड़ता है कि जो भी मैनेजमेंट का असेसमेंट है गोइंग कंसर्न का वैलिड है कि नहीं है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो कि गोइंग कंसर्न assumption इनएप्रोप्रिएट है, इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं. अगर एक या दो इंडिकेटर होता तो हम ये बोलते कि अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, बट यहाँ मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं. सबसे पहले एनिमल राइट एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे थे सर्कस को, losing popularity over the last few years, animal right activities continuously targeting the circus, audience abandoning, high cost of moving, KMPs decided to leave the company, bank decided not to give further finance, non availability of sound action plan. तो एक इंडिकेटर नहीं है भाई साहब, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं. तो ये बता रहा है कि गोइंग कंसर्न assumption इनएप्रोप्रिएट है. ये बता रहा है कि गोइंग कंसर्न assumption इनएप्रोप्रिएट है बिकॉज एक इंडिकेटर नहीं है, मल्टीपल इंडिकेटर्स है और कंपनी ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है. तो आप क्या करोगे सर? एडवर्स ओपिनियन दे दोगे. आप क्या करोगे सर? एडवर्स ओपिनियन दे दोगे इन अकॉर्डेंस विद एसएफ 705. और साथ ही साथ जब एडवर्स ओपिनियन दोगे तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा आएगा. तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा में आप रीजन बताओगे फॉर गिविंग द एडवर्स ओपिनियन.
तो एक तो एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, एक बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा में रीजन बता दोगे फॉर गिविंग द एडवर्स ओपिनियन। और साथ ही साथ जब कारों के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं बेटा, जब कारों के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं, एक सेंटेंस और ऐड करा रहा हूं, ऑल्सो रिपोर्ट एज पर क्लॉज 19 ऑफ कारो 20। ऑल्सो रिपोर्ट एज पर क्लॉज 19 ऑफ कारो 20। ये कारों का जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स था यहां भी ऐड कर देना, कि जब गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग की बात आ रही है तो ऑल्सो रिपोर्ट एज पर क्लॉज 19 ऑफ कारो 20। आप याद करो कारो 20 में भी अपने को गोइंग कंसर्न का रिपोर्टिंग करना होगा। आप याद करो क्लॉज 19 में भी अपने को गोइंग कंसर्न का ही रिपोर्टिंग करना पड़ता था। एक बार जाके कारो 20 का क्लॉज 19 रेफर कर लेना। एक बार जाके कारो 20 का क्लॉज 19 रेफर कर लेना। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था कि हमने जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात की थी, हमने जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात की थी, उसके अंदर जो एक इंडिकेटर था कि शॉर्ट टर्म मनी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मनी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म। तो उसका रेफरेंस कहाँ आएगा, उसका रेफरेंस कहाँ आएगा, उसका हमने ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ डिस्कशन किया था, वो भी आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो आपको एक बार वो चीज भी देख के आनी है। तो आपको दो चीजें करके आनी है, एक तो स्टैंडर्ड तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे, उसके अलावा कारो का क्लॉज 19 एक बार देख के आओगे गोइंग कंसर्न रिपोर्टिंग के बारे में। और वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला जो पॉइंट था वो आपको मैंने होमवर्क में दिया था कि वो चीज ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहाँ दी हुई है, एक बार उसको ढूंढ के आओगे, एक बार उसको रिवाइज करके आओगे और मुझे बताओगे कि वो चीज अपने को कहाँ मिल सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ऐसे 570 कंप्लीट होता है। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑन गोइंग कंसर्न। तो आज अपन क्लास ना 15-20 मिनट पहले ही कंप्लीट करेंगे, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। तो आई डिड नॉट वांटेड टू कैंसिल द क्लास। तो इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया कि चलो यार टेक्निकल इश्यूज भी है तो देख लेंगे झेल लेंगे, बट क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने क्लास कैंसिल नहीं किया। आई विल ट्राई कि आज ही रिजॉल्व हो जाए। आई हैव कॉट द पर्सन, बट ये बारिश का चक्कर है कि वो बारिश की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि आज रिजॉल्व हो जाए। तो आज 15-20 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं क्लास को। आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आना, बढ़िया से रिवाइज करके आना। ऐसे 560 570, ठीक है। तो रिवाइज इट प्रॉपरली, और यस दोनों होमवर्क जो मैंने दिया है दोनों होमवर्क पूरा करके आना। सो एनीवन हैज एनीथिंग थिंग टू आस्क? कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आई विल एंड द सेशन। ओके, सो आई थिंक बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं हमारे, किसी को कुछ पूछना नहीं है, कोई डाउट वगैरह नहीं है, तो अपन वाइंड अप करते हैं। सो विल कंटिन्यू टुमारो। अगर बारिश का रेड अलर्ट वगैरह रहा तो ऑनलाइन ही लेंगे, और अगर रेड अलर्ट वगैरह नहीं रहा, चीजें नॉर्मल रही, तो अगेन विल डू द फेस टू फेस सेशन।